झारखंड विधानसभा सत्र के 13वें दिन श्रम उद्योग खनन विभाग के अनुदान मांग पर की गई चर्चा। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने इन विभागों को लेकर रखी अपनी बात। तिलका-मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन। विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। रांची में पेरेंट्स एसोसिएशन ने किया सम्मेलन का आयोजन। निजी स्कूलों के बारे में की गई चर्चा। मौके पर कई मंत्री रहे मौजूद। कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर बनाया नए रिकॉर्ड। बीते दिन देश में सामने आए 39,222 नए मामले। बिहार में 45 दिन बाद 100 से ज्यादा मरीज। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार विधानमंडल बजट सत्र के 19वें दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विधानसभा में विपक्षी दल के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। आरजेडी विधायकों द्वारा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध किया गया। इसके साथ ही आरजेडी विधायक द्वारा संतोष मिश्रा के भतीजे की हत्या पर अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी को लेकर भी हंगामा हुआ। वहीं इसके अलावा बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य में वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए मात्र 400 की सहायता राशि दी जाती है, जो बेहद ही कम है। देश के अन्य राज्यों में 3,000 से 4,000 रुपए दिए जाते हैं। ऐसे में बिहार सरकार को भी इसकी राशि में बढ़ोतरी करनी चाहिए। एपीएमसी को फिर से बहाल करने और खाद्य सामग्री से एथनॉल बनाने की नीति को वापस लेने की मांग की और मांग को लेकर विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी और पोस्टर लहराए गए। वहीं आरजेडी के विधायकों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सदन के बाहर नारेबाजी की। में सब लोग तारांकित प्रश्न है, अल्पसूचित प्रश्न है, ध्यान सब चीज है। अपराध के मुद्दे पर एथेनॉल बनाने के मुद्दे को लेकर आज वाम दलों ने किया है कि एथेनॉल खाद्य सामग्री से नहीं बननी चाहिए। कांग्रेस की क्या राय है? भाई देखिए, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, हम कोई रिसर्च स्कॉलर है नहीं, लेकिन उस पर हम जानकारी लेके ही आपको बता सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का दाम रोज पर रोज बढ़ रहा है। आज लेने जा रहे हैं तो कुछ में मिल रहा है, कल लेने जा रहे हैं तो और कुछ मिल रहा है। ये वैसा ही काम कर रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में अपना बिजनेस करने के लिए। बिजनेस के नाम पर आकर देश को गुलाम करने का काम किया था। और आज यही बीजेपी आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ा रहा है हम लोग को। और देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो डीजल का दाम हो, पेट्रोल का दाम हो, चाहे वो गैस का दाम हो। और जब ये तीनों चीज पर दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हर चीजों पर दाम बढ़ता चला जाएगा। इस खबर पर आपको सीधे पटना लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार गौतम जी, लगातार जो है विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। जितने भी दिन बजट ये चल रहे हैं, आज 19वां दिन था कल, और लगातार एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? अभी तक कुछ भी इसका सारांश निकल कर नहीं आ रहा है। बिल्कुल आस्था, आपने ठीक कहा कि जिस दिन से सदन शुरू हुआ है बजट सेशन, लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता रहा है। हालांकि कल गुरुवार का दिन था और 18वां दिन था, तो इस लिहाज से पूरे 18 दिन में सबसे बेहतर दिन अगर सदन के लिए था तो वो कल था, क्योंकि सदन के अंदर जो 6 विधेयक हैं वो ध्वनि मत से पास कर दिए गए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा का वक्त बीत गया और सरकार अपनी बात रखने में, कहने में पूरी तरीके से सक्षम दिखी। नेता प्रतिपक्ष और पूरा महागठबंधन का जो टीम है वो हंगामेदार सत्र की शुरुआत करता रहा और कल भी हंगामेदार शुरुआत रही। बात चाहे अपराध के मुद्दे पर हो, किसान के मुद्दे पर हो, या फिर
किसान के साथ साथ अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करती रही। शराबबंदी कानून को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की गई, इसके साथ ही रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। तो विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है, अपने अपने मुद्दों को किस तरीके से सदन में रखना है, सदन के अंदर और सदन के बाहर, ये बखूबी जानती है। और यही कारण है कि रोजगार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की लगातार कोशिश की जा रही थी। लेकिन आस्था कल जो है 6 विधेयक जो है पास हुए हैं ध्वनि मत से। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं रहा, लेकिन सदन के अंदर विधानसभा और विधान परिषद के दोनों सदनों से 6 विधेयक पास कर दिए गए हैं। और उन 6 विधेयकों में सबसे महत्वपूर्ण विधेयक ये रहा कि जो अब तक आज़ादी के बाद भी अंग्रेज़ों का कानून सिविल कोर्ट में चल रहा था, वो ख़त्म हो गया। और आज से जो बिहार का जो एक्ट है वो सिविल कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर जो न्यायालय प्रक्रिया है उसके तहत शुरू की जाएगी। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि आज़ादी के इतने सालों के बाद और अंग्रेज़ों के ज़माने से 134 साल पुराना एक्ट जो है, जो चल रहा था, वो अब अपना बिहार का अपना एक्ट हो गया। और बिहार के एक्ट की जो मंजूरी मिल गई, उसके बाद बिहार में जो भी न्यायालय की जो प्रक्रिया होगी उसमें बिहार एक्ट लागू होगा। यानी कि उस कड़ी को, उस ब्रेक को तोड़ने में 134 साल लग गए। तो कल का दिन बहुत ऐतिहासिक था, खास तौर पे बिहार के लिए, जब बिहार अपने न्यायालय या सिविल एक्ट के तहत अब इस पूरे चीज़ों को देखेगा। तो 6 विधेयक पास कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से और सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है। हालांकि बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं रहा, लेकिन ध्वनि मत से पास कर दिए गए। तो आज का भी दिन जो है वो बहुत खास है, क्योंकि शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। 19वां दिन है आज विधानसभा का, और आज के बाद 2 दिनों का अवकाश रहेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिन अब शेष नहीं बचे हैं। और इस पूरे बजट सेशन में बिहार के बजट की जो चर्चाएं होनी चाहिए, जो आकार की चर्चा होनी चाहिए, वो होती कम दिख रही है। लेकिन विपक्ष इतना हावी है, विपक्ष इतना आंकड़ों के हिसाब से मजबूत है कि अपनी बात को कहने मनवाने में इस बार ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। इसलिए नई सरकार के नए गठन के साथ ही ये बजट सेशन पहला ऐसा सत्र था जहां पर तमाम वो चीज़ें भारतीय ये विधानसभा के अंदर देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कह सकते हैं कि गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा, और इसी इतिहास के पन्नों में बिहार के अंदर 6 नए विधेयकों की मंजूरी मिलना एक बिहार के लिए, विकास के लिए एक अच्छी खबर है। जी आस्था जी, जैसा कि विपक्ष लगातार हमलावर सरकार पर होती हुई दिख रही है, कभी रोजगार हो, पेंशन हो या पेट्रोल डीजल हो, आए दिन सरकार पर हमला कर रही है। तो क्या लगता है कि आज भी शुरुआत जो है इसी तरह से होने वाली है, या फिर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी आज चर्चा हो सकती है? बिल्कुल आस्था, देखिए हर दिन महत्वपूर्ण है। हम अपने सहयोगी निशांत को कहेंगे कि किस तरह से पहले आपको हम दिखाते हैं कि अभी से ही सदन में आने जाने की जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। 11 बजे सदन है और अभी 9 बज के कुछ मिनट हुए हैं। तो तकरीबन जो हंगामेदार सदन की शुरुआत के पहले ही जो विधायक हैं विपक्षी दल के, वो आने लगते हैं। और सघन जांच के जरिए देखिए किस तरीके से सदन में जाने की जो चेकिंग है वो की जाती है। उसके बाद धीरे धीरे देखिए हम आपको और करके दिखाना चाहें कि जो सदन के अंदर जो प्रक्रिया है वहाँ पर आज शुरू हो गई है। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी लगे हुए हैं, मुस्तैद हैं, और जो विधायक हैं वो धीरे धीरे सदन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से कल 18 दिन पूरे हुए, आज 19वां दिन है सदन का, और इस सदन के अंदर कृषि कानून को लेकर के, अपराध के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, कई अलग अलग विभाग हैं, समाज कल्याण है। तो हर विभाग का अपना एक एजेंडा होता है। उसके पहले हालांकि आपने देखा कि जिस तरह से सदन के अंदर विधानसभा के आसन को लेकर हाल के दिनों में जो तकरार और जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, वो लगातार सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रही थी। लेकिन किसी तरीके से अब वो चीज़ें पटरी पर आनी शुरू हो गई है। और यही कारण है कि
किसी मामले को सदन के अंदर तूल देने के बजाय सरकार की मंशा है कि अब कम समय में बाकी बचे विधेयक को पास कर दिया जाए। बजट सेशन को जितना मजबूती से सरकार रख सकती है तभी उसका आकार और प्रकार जो है वो मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात आस्था ये है कि इस बार सरकार को रोजगार के मुद्दे पर बहुत तेज़ी से काम करना होगा, इसलिए क्योंकि सभी विभाग के अंदर रिक्तियां हैं, सभी विभाग को एक नए तरीके से काम करना होगा इस बार बिहार में, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क और पानी, ये तमाम सुविधाएं आम आवाम को, जनता को मिल चुकी है। लेकिन अब इस बार बिहार के अंदर रोजगार कैसे सृजन हो, इसको लेकर लगातार न सिर्फ विपक्ष बल्कि सदन के अंदर जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, विधान परिषद के जो सदस्य हैं, वो अपनी सरकार के मंत्री से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रोजगार कैसे सृजन होगा, जो कल कारखाने बंद हैं वो कैसे शुरू होंगे, जो पर्यटन का क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ावा मिलेगा, जो सरकार को किस तरीके से नए उद्योग नीति को लाना होगा। तो इस पर उद्योग मंत्री हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, वो लगातार जवाब दे रहे हैं, वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार काम कर रही है। क्योंकि आपने देखा कि इंजीनियर शैलेंद्र ने, जो कि बीजेपी के विधायक हैं बीरपुर से, वो सवाल पूछ रहे हैं उद्योग मंत्री से, सैयद शाहनवाज हुसैन से, यानी कि पार्टी के अंदर उन विधायकों के अंदर भी सदन के अंदर ये कोशिश रहती है कि वो अपने क्षेत्र में जब जाएंगे तो जनता ये पूछेगी कि आपने सदन में अपने क्षेत्र की जनता के लिए किन किन मुद्दों पर सवाल पूछे हैं। इसलिए आपने देखा कि जो नए नए विधायक आए हैं, जैसे कहलगांव के जो विधायक हैं पवन कुमार यादव, उन्होंने भी कहा कि अंग का प्रदेश है भागलपुर और वहाँ पर किस तरह से पर्यटकों को बढ़ावे के लिए या रोजगार सृजन के लिए सरकार की क्या नीति है वो स्पष्ट किए जाए। तो विपक्ष के साथ साथ सरकार के भी जो मंत्री और विधायक हैं, जो विधानसभा में और विधान परिषद में है, वो सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा सदन होता है जहां पर आप अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को जो विधेयक है उसको लागू कर सकते हैं, और इसमें सभी दलों की सहमति भी ज़रूरी है। इसलिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के विकास के लिए भी, क्योंकि ये बजट सेशन है। बजट सेशन के आधार पर ही, जैसे कि उद्योग मंत्री ने कहा कि तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे बिहार में इथेनॉल को नंबर 1 बनाने की व्यवस्था की जाएगी, औद्योगिक नीति लाई जाएगी, निवेश लाया जाएगा। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक है जैसे पेप्सी और कोक के फैक्ट्रियां लगाई जाएगी। तो ये सदन आज अगर इन चीज़ों को कह रहा है तो क्योंकि अगली बार जब सदन होगा तो जनता के सवालों का जवाब देना होगा उनको, इसलिए एक एक शब्दों का, एक एक वाक्य का जो मंत्री कहते हैं या जो सरकार कहती है उसका एक रिकॉर्ड होता है। उस रिकॉर्ड के आधार पर ही वो जनता के बीच में विधायक जाएंगे और कहेंगे कि भाई हमने सरकार से ये सवाल पूछे आपके हक और हुकूक के लिए। इसलिए सदन का चलना, सदन बेहद ज़रूरी है। लेकिन आज भी जो आस्था ये जो शुरुआत होगी वो हंगामेदार ही होगी, इसका ये तय माना जा रहा है, क्योंकि कई मुद्दे हैं, जैसे शराबबंदी है, अपराध के मुद्दे पर, हत्या, लूट और अपहरण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष जरूर करेगा। जी आस्था जी, बिहार के लिए रोजगार का मुद्दा तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, साथ में स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से बिहार में 24 घंटे में केस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए आज क्या कुछ उसमें बात हो सकती है? देखिए, सरकार ने पहले भी कहा है कि सरकार चिंतित है जो आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के, उसको लेकर के जो गाइडलाइन है वो स्वास्थ्य विभाग की टीम पहले से तय कर रही है और आगे क्या करना है ये रणनीति तैयार की जा रही है। जैसा कि आपने देखा कि आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं, खास करके पटना में और भागलपुर। पिछले 24 घंटों में पटना का आंकड़ा 107 के आसपास था और भागलपुर में मरीजों की संख्या बढ़ी है, संक्रमण की संख्या बढ़ी है। तो ऐसे में सदन के अंदर इन मुद्दों पर भी चर्चा होती है, विपक्ष सवाल पूछता है और स्वास्थ्य विभाग की टीम उसका जवाब देती है। तो ऐसे में मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके प्रधान सचिव हैं प्रत्यय अमृत, जो पूरे विभाग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
आंकड़ों को देख रहे हैं कि किस तरह से किस अनुपात में आंकड़े बढ़ रहे हैं और आंकड़ों के बढ़ने के पीछे की वजह भी क्या है वो समझने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि एहतियातन जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो बिहार में आ रहे हैं, पटना में आ रहे हैं, तो उनके एंट्री के बीच में भी जिस तरह से उनकी जांच पॉजिटिव जो रिकॉर्ड है उसको या आइसोलेशन करने की व्यवस्था है या फिर उनको क्वारंटीन करने की व्यवस्था है, तो उसके लिए जगह भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि एहतियातन इस बार जो है सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के तहत केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। यानी कि केंद्र का जो निर्देश होगा, आपने देखा कि जनता कर्फ्यू का निर्देश केंद्र सरकार का फैसला था, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक कहाँ से कहाँ तक कितने बजे तक गाड़ियाँ चलनी, कितने बजे तक दुकानें खुली रहेगी, ये तमाम चीज़ें केंद्र के गाइडलाइन के मुताबिक होती है और सरकार उसमें पहल करती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये मामला बेहद संगीन और कह सकते हैं कि आम लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार इस पर ज़रूर बात करेगी और सरकार को अलर्ट करने के लिए विपक्ष भी ज़रूर सवाल पूछेगा, क्योंकि अब समय कम बचा हुआ है और कम समय में इस पूरे बजट सेशन में जो आपका सवाल है स्वास्थ्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैक्सीन को लेकर के कैसे तेज़ी लाई जाए और इन तमाम चीज़ों पर सरकार को जवाब देना होगा और सरकार से विपक्ष ज़रूर ये सवाल पूछेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम जी, हमारे साथ सीधे जुड़े हुए थे इस खबर पर चर्चा के लिए। लगातार जो है विधानसभा में हंगामा बढ़ता जा रहा है, आए दिन हंगामेदार विधानसभा सदन की शुरुआत होती है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है किसी न किसी मुद्दे को लेकर, चाहे वो रोजगार हो, पेट्रोल डीजल हो या फिर वृद्ध पेंशन योजना हो, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करती जा रही है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 13वें दिन श्रम उद्योग खनन विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा की गई। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने इन विभागों को लेकर सदन के सामने अपनी बात रखी। उद्योग विभाग को लेकर सरयू राय ने राज्य में पहले से संचालित उद्योग धंधे पर काम किए जाने को जरूरी बताया। साथ ही उन्होंने खनन विभाग को लेकर भी अपनी बातें रखी। न मैंने कहा अधिकारियों पर लगाम लगाइए, क्योंकि अधिकारी मेरे प्रश्नों का, अन्य विधायकों के प्रश्नों का भी उत्तर सही नहीं देते हैं। तो विधानसभा का तो विशेषाधिकार है, हर विधायक का विशेषाधिकार है कि हम सही उत्तर सरकार से प्राप्त करें। ये तो विशेषाधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग जरा अधिकारियों को समझाइए कि सही उत्तर दें। जो उत्तर देते हैं माननीय मंत्री लोग उसी उत्तर को सदन में रख देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि और भी तरीके हैं, RTI से हम उनसे उत्तर ले सकते हैं। ऐसे भी तरीके हैं जैसे किसी के मुंह में उंगली डाल के आदमी उगलवा लेता है भीतर में जो चीज़ है। तो इतना बड़ा सदन का विशेषाधिकार है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय को और माननीय मंत्रीगण को चाहिए कि विधायकों के इस विशेषाधिकार का सम्मान कराएं और उंगली डालकर गले में अंदर से उगलवाने की नौबत ना आए। भागलपुर के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन तिलकामांझी विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार, DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष योगेंद्र महतो के अलावे कई लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी विभाग में फणवीश्वरनाथ रेणुका स्मारक बनाने का प्रपोजल हिंदी विभाग के द्वारा दिया जाता है तो उसे बनवाया जाएगा। कार्यक्रम में कई विभाग के विभागाध्यक्ष और प्रधानाध्यापक मौजूद थे। अठारह और 19 मार्च 2 दिनों तक ये कार्यक्रम होगा, संगोष्ठी होगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के जो विद्वान हैं, जो रेणु के बारे में जानते हैं, प्रोफेसर रविभूषण, सुरेंद्र नारायण यादव, डॉक्टर आशुतोष, रविशंकर सिंह, श्री प्रकाश देवकुलिश, ये तमाम लोग मौजूद हैं, पुष्पमित्र, और 2 दिनों तक इनका संवाद होगा। छात्र भी लाभान्वित होंगे, उनसे सीधे सवाल कर सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये संगोष्ठी 2 दिनों तक लगातार चलती रहेगी।
शिवहर के पुरनहिया प्रखंड क्षेत्र के बेदौल बास के वार्ड नंबर 10 और 11 में भीषण आग लगी, जिसमें 24 घर जलकर राख हो गए। स्थिति ऐसी भयावह हो गई कि घर का एक भी सामान निकल नहीं पाया, जिस वजह से लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। आग पर स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड के द्वारा काबू पाया गया। नुकसान का गरीब आदमी बेचारा, उसका चावल उवल था वो जला है, किसी का जेवर जला है, ऐसे 8,000 रुपये का 7,000 रुपये का मवेशी भी जला है। सर अभी तत्काल क्या व्यवस्था किया जा रहा है इन लोगों के लिए? 9,800 रुपये का चेक दे रहे हैं जी। पॉलिथीन दे रहे हैं। तो जैसे आई है सही है, आग धाइत रहा आग धा घर से निकली ना तो सब कहीं आग लगल आग धाइत लगा, पोल पर से लुटी गिर गिर के घर सब पर गिरला था, एनहु गिरला था तो से लाइट कटला था, जाके एने के आग शांति नहीं, एहू पोल पर से धरी तो हमन के घर। तो उसमें क्या क्या जल गया है? जल गया सबके सब सामान, उन्होंने माल जल गया है, भैंसी जल गया है, रंग गहना। कितना मवेशी जल गया है? कितना मवेशी? मवेशी एगो मवेशी। आदमी को कोई नुकसान नहीं ना हुआ? आदमी का नुकसान। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन की सतर्कता बढ़ गई है। प्रशासन की ओर से सदर समेत अन्य जगहों पर मास्क जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बोकारो के एसपी चंदन झा के निर्देशानुसार विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस के जवान और अधिकारी लोगों को मास्क पहनने ही बाहर निकलने की अपील करते दिखे। साथ ही इस दौरान मास्क का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बोकारो एसपी ने मास्क अभियान चलाया। इस दौरान मास्क पहनने की लोगों से अपील की जा रही है। मास्क इस दौरान वितरित किए गए हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और लोगों को मास्क पहनने की अपील की जा रही है। कोविड-19 के नियमों का पालन करने की लोगों से अपील की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। इसी के चलते एक अभियान चलाया गया, जिसके चलते मास्क भी वितरित किए गए और लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लगातार प्रशासन इस मामले पर सतर्क दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सभी जगहों पर मास्क अभियान चलाया जा रहा है और मास्क इस दौरान वितरित किए जा रहे हैं। कोविड-19 के नियमों में सख्ती इस दौरान बरती जा रही है प्रशासन की तरफ से। कहीं भी इस दौरान प्रशासन चूक नहीं होने देना चाह रही है। एनक्रोचमेंट का समस्या काफ़ी दिन से है और पिछले हमारे रोड टास्क फोर्स मीटिंग में, रोड सेफ्टी मीटिंग में इसके बारे में चर्चा भी किया गया है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है चेंबर ऑफ कॉमर्स से कि वो अपने सभी रजिस्टर्ड जो शॉपकीपर्स या है और बाज़ार एरिया में लोगों के बीच, दुकानदारों के बीच में ये मैसेज दिलाए कि जिला प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगी जिन पे जो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। और कई जगहों में एनक्रोचमेंट दिखा है, उन सभी को हिदायत दिया गया है कि वो सरकारी ज़मीन पे नहीं आए, अपने दुकान तक ही सीमित रहे। कल से हम लोग इस पे भी कार्रवाई करना शुरू करेंगे। यदि दुकान के बाहर सरकारी ज़मीन पे कोई सामान पाया जाता है या गाड़ी पाया जाता है तो उसको हम लोग जब्त करेंगे और उस दुकानदार पे कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और दुकान को सील भी किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों पे आज हम लोग दुमका में कार्रवाई कर रहे हैं। बोकारो में डीडीसी जयकिशोर प्रसाद ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इस रथ का उद्देश्य जिले के विभिन्न प्रखंड में जाकर कुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पोषण पखवाड़ा के तहत रवाना किया गया इस रथ को वर्ल्ड विजन और जिला समाज कल्याण कार्यालय के संयुक्त प्रयास से भेजा जा रहा है। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने लोगों को कुपोषण मुक्त स्वास्थ्य समाज की प्रतिज्ञा दिलाई। जैसे आपको पता है, भारत सरकार के द्वारा का जो ये आंदोलन है कि हमारा देश जो है
कुपोषण मुक्त होना चाहिए। तो उसी आधार पे क्या है, ये जो 9 प्रखंड में जो है ये जो रथ है वो सब जगह जाएगा एंड वहाँ पे एक छोटा सा एक आंदोलन वो लोग क्रिएट करेंगे, कैंपेन अवेयरनेस क्रिएट करेंगे एंड वहाँ पे जो कुपोषित ये बच्चे हैं और जो धात्री महिला, गर्भवती महिला और उसके साथ जो किशोरी लड़कियाँ हैं उनके ऊपर ये मैसेज दिया जाएगा कि उनके अगर कैसे वो जो है क्या स्टेप लेने से जो कि वो जो कुपोषण 3 ये स्थिति है जिस स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडरवेट, उन 3 जो कैसे हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। कुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के चलते एक रथ को रवाना किया है जो कि सभी लोगों के पास जाएगा और लोगों को इस दौरान जागरूक करेगा। कुपोषण के प्रति लोगों को लगातार जागरूक करने का अभियान प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल राज्य वापसी किए मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रयासरत है। विधानसभा सत्र में शामिल हुए श्रम नियोजन एवं रोजगार मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। पंचायत स्तर पर मजदूरों का लेखा जोखा रखने के साथ साथ मजदूरों को संसाधन उपलब्ध कराने को लेकर किए गए उपायों के बारे में मंत्री सत्यानंद ने जानकारी दी। साथ ही विदेशों में कार्यरत झारखंड के मजदूरों को सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर किए जा रहे कार्यों के विषय में मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। है कि इस रोजगार की हम बात करते हैं तो अभी 4300 कुछ पंचायत है, तो पंचायत में कितने लोग बाहर जाते हैं, कितने लोग गांव में हैं, तो उनको लेखा जोखा रखने के लिए हम सर्विंग मित्र बहाल करेंगे प्रत्येक पंचायत में। इसके अलावा किन्हीं को सिलाई मशीन की ट्रेनिंग लेना है, किसी एनएम के लेना है, कोई प्लम्बर मिस्त्री, जो भी लोग युवा युवतियाँ सीखना चाहे 3 महीना ट्रेनिंग होगा। उसके लिए प्रत्येक ज़िला में हम ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। तीसरा है कि विदेश में या देश में कोई घटनाएं घट गई, कोई मजदूर दब के मर गया, कोई सूद नहीं ले रहा है, तो प्लेन से लाना, ट्रेन से लाना, बस से लाना है, तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय श्रमिक निदेशालय हम खोले हैं, टोल फ्री नंबर है, तो उसे सभी को सूचना मिलेगा कि हम कहाँ फ़ोन करें, हमारा घटना घटी तो कैसे ला सकते हैं, कहाँ मिल सकता है, तो जो पदाधिकारी है उसका जिम्मेदारी है। वीआईपी न्यूज की तमाम खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।